नमस्ते भारत के होनहार भविष्य, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स और बाकी भी अन्य स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और वीडियो को बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप देख रहे हैं। आपका कमेंट्स में जो प्यार मिल रहा है, वाकई में मेरी भावनाओं को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी मिलती है। कि मैं तो अपेक्षा यही कर रहा था कि 2-3 4-5 स्टूडेंट्स ही वीडियो को देखेंगे, पर आप लोग जो प्यार हमें देते हैं, मैं इसे कैसे शब्दों में बयां कर सकूं। खैर, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KSRM 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 9 के तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से न सिर्फ देखे हैं, समझे, आपको सारी क्लासेज अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे मेरे साथ साथ, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए अब बिना देरी के आगे के हम लोग भाग को देखते हैं। इससे पहले हम लोग 16 प्रश्न को पढ़ चुके थे मेरे स्टूडेंट्स। 17वां क्वेश्चन आपका आने से पहले एक छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाएंगे जैसे मैं बिल्कुल बनाया हूँ। 16 के बाद इसी तरह से बिंदु देंगे और फिर इसी तरह से लिखेंगे पदार्थ की अवस्था में बदलाव। देखिए, ठोस, द्रव, गैस है। जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? द्रव। स्वाभाविक है, कोई भी ठोस है, अब बर्फ है, उसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी। पानी एक क्या है? द्रव है। और जब पुनः इसी द्रव को हम गर्म करेंगे और ज्यादा, पानी को और गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? गैस में। अब इसी को उल्टा रिएक्शन करते हैं। इस गैस को अब हम ठंडा करते हैं, तो गैस को जब ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव। यही लिखा हुआ है ठंडा करने पे। और पुनः द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। क्या बिल्कुल समझ में आ गया होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं। यहाँ पर वही पॉइंट लिखा गया है, तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इसका टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ठोस से द्रव हो गया, टेम्परेचर वापस घटा दिए तो द्रव से ठोस हो गया। जब हम इस ठोस को गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म किए तो द्रव बन गया, और उसी द्रव यानी पानी को फ्रिज में रख दिए, तापमान को घटा दिए तो वो ठोस बन गया। तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कह सकते हैं VVI पॉइंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण, यानी देखिए, एक तरफ है ठोस, फिर है द्रव और अंत में है गैस। समझिए, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है, यानी जैसे बर्फ है ना, बर्फ को हम पिघलाएं और पानी बनाएं तो यह प्रक्रिया कहलाती है संगलन। क्या कहलाती है? संगलन। ध्यान रखिए, जब आप ठोस को पिघलाते हैं, द्रव के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या कहलाती है? संगलन। क्लियर है? और फिर जब कोई पदार्थ द्रव से गैस बनता है उसको कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव से गैस में बदलना, वाष्प बन के उड़ रहा है तो वो कहलाता है वाष्पीकरण। और जब गैस से आप ठोस बनाते हैं डायरेक्ट, तो आपने पढ़ा था उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब इसी को उल्टा देखते हैं। द्रव से कोई ठोस बना, कोई पानी है उसको ठोस बना दिए, बर्फ बना दिए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना। इसी तरह से गैस से जब कोई पदार्थ द्रव बनता है, गैस है उसको वापस द्रव बनाए तो वो कहलाता है संघनन। इसी तरह से जब किसी ठोस से डायरेक्ट किसी को गैस में बदले, जैसे कपूर को हम लोग जलाएं और डायरेक्ट गैस में बदले, तो ये आपका क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग याद करिए। अगर ठोस से द्रव बना तो क्या कहलाएगा? संगलन। और द्रव से ठोस बना तो जमना। द्रव से गैस बना तो वाष्पीकरण, और गैस से द्रव बना तो संघनन। और गैस से ठोस बना या ठोस से गैस बना, दोनों परिस्थिति में क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। ये तो याद हो गया क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ा है कि बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में अगर बदला जाता है, ठोस से गैस में, या बिना द्रव में बदले गैस से डायरेक्ट ठोस बनता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर है? ठोस से द्रव बनना संगलन, ठीक है। ठोस है कोई, उसको गर्म किए द्रव बना, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? संगलन। अब कोई द्रव है, कोई पानी है, उसको ठोस बनाए तो जम रहा है ना, तो जमना। ये तो याद हो गया, तो एक ये याद रखना है संगलन।
अब कोई द्रव है, उसको गैस बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं यानी और गर्म कर रहे हैं तो वाष्प बन के उड़ेगा, तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। ये भी याद हो गया। अब ये को याद रखना है कि गैस से जब कोई पदार्थ द्रव बनता है, जैसे कोई गैस है उसको वापस हम ठंडा करेंगे तो पहले द्रव बनेगा, तो वो क्या कहलाता है? संघनन। तो ये दो चीज संगलन और संघनन याद रखिए। बाकी आपको उम्मीद है कि ये जो बाकी के 1 2 3 4 पॉइंट है वो याद होंगे। तो चलिए ये तीनों अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण क्लियर हो गया। अगला प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये एक ऑब्जेक्टिव है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो जवाब क्या आएगा? ठोस CO2 को, सॉलिड CO2 को ही, जो ठोस CO2 होता है ना उसी को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। जब CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं, उसको जब आप ठोस बना देते हो ना, सॉलिड, उसी को कहते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्रश्न आ रहा है मेरे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 18। एक है 18 में सेल्सियस में बदले और 19 में है केल्विन में बदले। तो चलिए हम आपके सामने एक कॉपी लेते हैं और एक कलम लेते हैं और हम आपको इसको थोड़ा सा हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला याद रखना है। पहले देखिए, आप खुद बताइएगा, एक है केल्विन एक है सेल्सियस, इन दोनों के बीच का रिलेशन जानना है। रिलेशन मतलब संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होता है। देखिए दोनों तापमान की इकाई है। तापमान मतलब समझते हैं, टेम्परेचर। जैसे आपके शरीर का तापमान कितना है, इस कमरे का तापमान कितना है, तो उसी तरह से सेल्सियस में भी मापते हैं और केल्विन में भी। अब जैसे लंबाई है, किसी भी चीज को मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं ना। सब तो मापने की, लंबाई के मापने का ही पैमाना है। तो वैसे ही ये तापमान के मापने का पैमाना है। तो केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है? तो याद रखिएगा, बड़ा कौन है आप बताइए। तो आप कहेगा कि सर बड़ा तो के है, क्योंकि इसको याद रखने का तरीका, एक तो पहला है ABCD में सबसे बाद में कौन आता है? के, एक तरीका। दूसरा, के से क्या होता है? किंग। तो किंग को तो पहले लिखना पड़ेगा, तो ये रहा किंग। के बराबर C। अब देखिए कशिश के मन में तुरंत आ गया कि सी से सर छोटू बोल देते हैं। अरे बोल दीजिए ना, छोटू छोटा होता है, जैसे याद रखिए। तो इसीलिए अब आएगा C। याद रखिएगा यहाँ पे प्लस 273 होता है। के बराबर C प्लस 273, ये रिलेशन है दोनों में। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम एक फॉर्मूला और बनाते हैं C का। ये तो के बराबर सूत्र हो गया, केल्विन का सूत्र हो गया C प्लस 273। और अगर हमको C का मान निकालना है, सेल्सियस का मान निकालना है, C मतलब छोटू हो गया, छोटू मतलब छोटा, तो छोटू का फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो राजा आएगा के माइनस 273। उम्मीद है कि ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये दोनों फॉर्मूला आप समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। के फॉर किंग, C फॉर छोटू। कशिश बोलिए, C फॉर क्या? छोटू। मजा आ रहा है ना आपको छोटू छोटू सुनने में? छोटू, तो छोटू चूंकि छोटा होता है इसीलिए इसमें माइनस आ जाएगा, किंग बड़ा होता है इसलिए इसमें प्लस आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस में बदले, हमें किस में बदलना है? सेल्सियस पे। पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन। यहाँ देखिए 300 केल्विन है और बदलना किस में? सेल्सियस में, यानी C में बदलना है। तो C यानी छोटू बराबर क्या होता है? अभी ऊपर में लिखा हुआ है के माइनस 273। अब बताइए के का मान ये कितना है? 300 है, माइनस 273, घटाइए 300 में से 273, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27। याद रखिएगा सेल्सियस हमेशा डिग्री में होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मेरे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या B लेते हैं, 573 के। चलिए अब फिर देखिए, हमें बदलना, चूंकि यहाँ प्रश्न में कह दिया सेल्सियस में ही, तो सेल्सियस यहाँ C लिखे। C मतलब हाँ बिल्कुल एकदम छोटू, तो हम जानते हैं कशिश, तो आपको बहुत मजा आता है। तो छोटू का सूत्र क्या हो जाएगा? के माइनस 273। अब के का मान कितना यहाँ देख लीजिए, 573, देख के लिखना है सिर्फ। अब 500 में 273 घटा दीजिए
तो 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 300 डिग्री सेल्सियस आंसर। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है? आप भी वीडियो रोक के बनाइए ना। आप क्या मेरा देख रहे हैं? खाली छोटू छोटू बोलने में तो कशिश को होता है, लेकिन बनाने में भारी लग जाता है। चलिए देखिए 200 के, इसको बदलना है सेल्सियस में, तो C बराबर क्या हो गया, K माइनस 273। अब बताइए K का मान कितना है, 200, 200 माइनस 73, तो 200 में से 273 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। तो A B C ये 3 प्रश्न यहाँ भी चूंकि बनाया हुआ है तो हम 3 ही प्रश्न बनाएंगे। D और E आपके घर से HW रहे, 450 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, 336 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो इमरान, रूही, जोया, कशिश, पंखोरी और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वो इन प्रश्नों को सेल्सियस में बदल के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि वाकई में आप वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपके इन दोनों उत्तर का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आइए प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कह रहा है, मैं अगला पेज ले लूँ या यहाँ पर तो है, मैं यहीं ले लेता हूँ। केल्विन इकाई में बदले, ठीक है ना, किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। आइए पहला सवाल देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस हमें किस में बदलना है प्यारे स्टूडेंट्स, केल्विन में बदलना है। तो केल्विन का मतलब क्या होता है, के मतलब किंग, तो किंग में तो बड़ा होगा, इसलिए C प्लस 273। तो देखिए 25 है, सेल्सियस का मान कितना है, ये 25 है, तो C की जगह कितना रख दिया हमने, 25 प्लस 273। अब जोड़ दीजिए, 5 3 8, 2 7 9 और 2 228 के, यहाँ डिग्री नहीं होता है, 298 केल्विन हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 533 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है। तो के बराबर सूत्र क्या होता है, C प्लस 273। सेल्सियस का मान कितना, 533 प्लस 273। तो चलिए जोड़िए। एक्चुअली मैं कुछ और सोचने लगा था, 3 3 6, 7 3 10, 5 2 7। हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं पंखोरी, आप सोच रहे हैं कि आप सोचते भी हैं ना भाई, बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये 806 केल्विन आ गया, 533 सेल्सियस का वैल्यू डिग्री का। अगला है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केल्विन में बदलना है। तो के बराबर क्या सूत्र होता है स्टूडेंट, C प्लस 273। अब सेल्सियस का मान कितना है, माइनस 273, अब प्लस 273। अब बताइए 273 माइनस में, 273 प्लस में, तो क्या आंसर आ जाएगा इमरान, 0 आएगा ना, तो 0 केल्विन। दिस इज योर आंसर। इस तरह से इसमें भी हमने 3 देखे, पहला का आंसर 298 ठीक है, दूसरा का 806 ठीक है, और तीसरा का 0 ठीक है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं D और E, जिसको आप बनाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में आप उत्तर देंगे कि आपके आंसर्स क्या आए हैं, और हमें बहुत बेसब्री से आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। और रोही बिल्कुल नाका नुकोई इसमें नहीं करना है, जो होमवर्क्स मिले उसको बड़ी ईमानदारी से अच्छे से कंप्लीट करिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो मैं पेंसिल ले लूँ जी, तो आपको अच्छे से स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेफ्थलीन को खुले में रखे रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, क्यों? अच्छा ओह देखो देखो, मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा नेफ्थलीन। अच्छा आप कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं। क्या आपने नेफ्थलीन को देखा है? मैंने आपको उस दिन हिंट किया था कि जो फिनाइल की गोटी होती है ना, जो वाइट जैसी होती है, जिसे मम्मी लोग आपके कपड़े में, ऊनी कपड़े में विशेषकर डाल देती है, या किसी कोने वाले जगह पे डाल देती है, और आप देखते हैं धीरे धीरे वो बड़ा से छोटा 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 और अंत में वो गायब हो जाता है। तो वही प्रश्न है, तो कमेंट्स में बताएं कि क्या आप नेफ्थलीन गोली के बारे में जानते हैं। तो अगर जानते हैं तो लिखेंगे यस सर, नेफ्थलीन को हम लोग जानते हैं, इतना आप जरूर लिखेंगे। तो हमें जरूर पता चलेगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स नेफ्थलीन को देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं। तो देखिए यहाँ भाई ये ऊर्ध्वपातन वाली प्रक्रिया हो कि नहीं हुई। ये जो नेफ्थलीन की गोली होती है जो उजली जैसी है, वो ठोस होती है, तो वो बिना
आपके द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। तो यहाँ देखिए, नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। वाष्पशील मतलब डायरेक्ट वाष्प बनती है, वेपर, जो ठोस से द्रव अवस्था में बिना आए ही गैस में बदल जाता है। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। यानी ठोस पदार्थ कुछ भी नहीं रहता है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि कुछ ही घंटे में, कई महीने भी लग जाते हैं इसमें, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो नेफ्थलीन कुछ नहीं है, कैसा एक पदार्थ है, वाष्पशील, यानी धीरे धीरे उसका वाष्प बन के वो उड़ते जाता है। प्रश्न संख्या 20 क्लियर हो गया। 21वां देखें, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाते हैं, क्यों? क्यों पहुंचता है इत्र? इत्र मतलब समझते ना, परफ्यूम। अरे सेंट वेंट नहीं होता है, डीओ का सेंट होता है, फॉग का होता है, बहुत सारे ये तो मार्केट में जो बिकते हैं। और बाकी तो जो आप इत्र लगाइए, तो आप लगाते हैं अपने पास और वो फैल जाता है दूर दूर तक। तो क्या वजह है कि दूर दूर तक फैल जाता है? खासकर रूही जब भी कोई पार्टी फंक्शन में जाएगी, वो तो ऐसा लगता है कि इत्र से ही नहा के आई है, इतना लगा लेती है। और कभी कभी इस वजह से उसके आसपास के बैठे लोगों को वोमिटिंग अर्थात उल्टी वाली फीलिंग आती है। भाई इतना भी कोई नहीं लगाया जाता है ना, हद से ज़्यादा एक लिमिटेशन होता है। मेकअप भी करेंगे तो मत ही पूछिए। खैर छोड़ते हैं, हम अपने मुद्दे पर आते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे। हमें इत्र की गंध, इत्र मतलब समझ रहे, परफ्यूम, दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। आखिर क्यों? तो जवाब देखिए, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है, यानी ये भी उड़ता है। वाष्पशील मतलब क्या? वाष्प बन के इधर उधर उड़ता है, भाप बन के, जो तेजी से वाष्प में बदलता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत हो जाता है, अर्थात फैल जाता है। देखिए बड़ा सिंपल है कि जो आपके इत्र होते हैं, वो इत्र बहुत तेजी से विभिन्न दिशाओं में भाप बन के हवा में तेजी से फैल जाते हैं। तो यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न संख्या 21 आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के कारण व्यवस्थित करें। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से पहले तो यहाँ एक पॉइंट देखिए, बढ़ते हुए। बढ़ते हुए का मतलब क्या होता है? पहले जो सबसे छोटा रहता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तब हम करें कि बढ़ रहा है, तो यानी हमको सबसे छोटा वाले को देखना है। और क्या? आकर्षण बल। आपको याद होगा, हम यहाँ 3 फोटो बनाते हैं, एक फोटो, दूसरा फोटो और ये तीसरा फोटो, और इसमें कुछ बिंदा देते हैं, ये इसमें थोड़ा सा और दे, 4 को दे, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से हमने बनाया। तो आप देखिए आकर्षण बल, 2 कणों के बीच का जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षण बल। आप देखिए इसमें सबसे आकर्षण बल क्या है? कम है, क्योंकि दूर दूर पर है। इसमें इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा आकर्षण बल है। और सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें है? इसमें है। और ये आप जानते हैं, याद करिए, गैस का एग्जाम्पल है, ये द्रव का और ये ठोस का। तो इसका सबसे आकर्षण बल तगड़ा होता है, उससे कम इसमें और सबसे कम किसमें? गैस में। तो हमको चूंकि बढ़ते हुए यानी पहले छोटका को ढूंढना है, तो सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। तो बताओ, जल, चीनी, ऑक्सीजन, तीनों में गैस कौन है? तो ऑक्सीजन, इसलिए पहले ऑक्सीजन। अब इसके बाद आकर्षण बल किस में ज्यादा होता है? द्रव में। और द्रव कौन है? जल। और सबसे ज्यादा किस में होता है? चीनी में। तो ये बढ़ते हुए आकर्षण बल के हिसाब से हमने व्यवस्थित किया है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 22 समझने में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए प्रश्न संख्या 23 की तरफ हम लोग देखते हैं, और ये संभवतः आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्यों? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जल, पानी जो है, कमरे के ताप पे द्रव क्यों है? वो ठोस काहे न रहता है, गैस के रूप में क्यों नहीं बन जाता? अरे पानी बुझिए ना, आप नहीं बुझे, पानी जो है ना, आप जिस कमरे में रहते हैं तो कमरा का ताप हुआ, टेम्परेचर हुआ, तो उस पर द्रव क्यों रहता है? द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में क्यों रहता है, सॉलिड क्यों नहीं, गैस क्यों नहीं? तो सुनिए, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक का मतलब जानते हैं? जमना। किसी भी चीज का जमना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो जल जो है उसका हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है।
तथा क्वथनांक, क्वथनांक मतलब समझते खौलना, हिमांक मतलब क्या बोले, जमना, और क्वथनांक मतलब खौलना, भाप बन के जोड़ता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, मोटा मोटी एवरेज 25-26 के बीच का रहता है। जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, खौलता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो कमरा का तापमान जबकि ये 25 डिग्री सेल्सियस, तो न तो जम सकता है न तो खौल सकता है बीच में। तो यही वजह है कि कमरे के तापमान पे जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये प्रश्न संख्या 23 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके 24 प्रश्न को, और वो आपकी केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर्स होगा। और मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स क्लास 9th के, आप बताइए केमिस्ट्री के बाद आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। आपके सामने विकल्प है बायोलॉजी, दूसरा, एक एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आपके क्लास समय से पूर्व सारी कक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। मैं 3 विषय को विशेष रूप से दोहराऊंगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा गणित। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी अंग्रेजी ग्रामर भी आपकी बड़ी अच्छे से और हिंदी व्याकरण भी अच्छे से कंप्लीट कर दी जाए। लेकिन मूल रूप से 3 विषय के लिए तो आप तनिक भी परेशान नहीं होंगे। तो आप बताइए कि एक जो आखिरी वीडियो है उसके बाद आपको किस विषय को पढ़ाया जाए, भौतिकी, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, या बायोलॉजी, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आप जो कहेंगे हम वही चलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रोही जगते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए गुड डे।